नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पे। बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2026 के लिए हम लोग संजीवनी सीरीज चला रहे हैं स्पेशल, और उसी कड़ी में अगला ये वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, शुरुआत किया था बिल्कुल शुरू से। चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूनिट डायमेंशन कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्ज करने की विधि क्या होती है। ठीक है, 3 तरह की विधियां होती हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक और होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उन तीनों को हम लोग देखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। फिर हम लोग इसी वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में कूलम्ब ने हमें क्या बताया है कि कैसा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। उसके अलावा इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा जिस पैटर्न पे पहले पूछा गया है, उन्हीं पैटर्न पर। और बिहार बोर्ड में तो डायरेक्ट सवाल भी पूछ देता है जो पीछे पूछे गए सवाल हैं, तो सभी PYQs हम लोग करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि बॉडी चार्ज कैसे होती है। इसको बताने से पहले आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि बॉडी चार्ज किस प्रकार से होती है। देखिए, बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो पार्टिकल, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक कोई बॉडी लेते हैं, एक एटम लेते हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि उस पर नेट चार्ज क्या है, 0। और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। सपोज कि कोई एटम है जिसमें यदि 7 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 7। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, बट उनकी पोलैरिटी, उनका नेचर अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और दोनों का अगर हम करेंगे तो नेट चार्ज 0 होता है। अब यह एक न्यूट्रल एटम है, उदासीन चार्ज है। अगर हमको इसको चार्ज करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है, देखिए चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है। तो अगर इस बॉडी को हमें चार्ज करना है तो या तो हमें इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब इस बॉडी को अगर हमें इलेक्ट्रॉन देना है, मान लीजिए कि हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया, दे दिया, तो इस बॉडी पर अब प्रोटॉन की संख्या तो 7 थी तो 7 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। अब यहां पर हम नेट चार्ज देखेंगे अगर, तो यहां हो जाएगा -8e और +7e, यानी कि -1e का चार्ज हो जाएगा, -1e का चार्ज हो जाएगा। e एलिमेंट्री चार्ज हो गया। वहीं अगर इस बॉडी में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दे इस बॉडी से, तो इस बॉडी पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी,
इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो -6e हो जाएगा। और अब अगर आप नेट चार्ज निकालोगे इस बॉडी पर कितना है तो ये हो जाएगा 7 - 6, यानी कि हो जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहां से आप याद रख सकते हो कि जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ए बॉडी। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप जिस विधि से कराएंगे वो मेथड कहला जाएगा चार्जिंग का मेथड, बॉडी को चार्ज करने का मेथड। आइए हम आपको अब मेथड दिखाते हैं कि कौन कौन सा मेथड है चार्जिंग का। सबसे पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आप पिछला स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि पहला जो हमारा मेथड है जो कह रहा है मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि चार्जिंग बाय रबिंग भी कहते हैं इसको। रबिंग, दो बॉडी को आपस में जब हम रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये कहलाता है चार्जिंग बाय रबिंग। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, दो बॉडी को रगड़ा जाएगा तो एक बॉडी नेगेटिव और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय रबिंग, यानी घर्षण द्वारा आवेशित करना। आइए आपके लिए हम एक बार पढ़ देते हैं इसको। कहता है दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व्स रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। यह सबसे आम तरीका है और इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना शामिल है। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होते हैं, कॉजिंग वन ऑब्जेक्ट टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर निगेटिवली चार्ज, जिसके कारण एक बॉडी पॉजिटिव तथा दूसरी बॉडी आपके निगेटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहां दिया हुआ है, जैसे कि किसी बैलून को आप अपने बालों में रगड़ोगे तो एक बैलून आपका चार्ज हो सकता है। या आपने सबने किया होगा वो कलम को जो आप रगड़ते हो अपने बाल में और कागज के छोटे टुकड़े को आप आकर्षित करते हो, तो रगड़ के जब आप ऐसे रगड़ते हो बाल में पेन को तो पेन चार्ज हो जाता है। ये रगड़ने की विधि है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स तैयार करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। इसमें एक बॉडी चार्ज होती है और दूसरी बॉडी चार्ज नहीं होती है। जब दोनों को टच कराते हैं तो एक जो चार्ज होती है उसमें से अनचार्ज बॉडी में चार्ज चला जाता है। इसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसमें चार्ज नहीं है और एक बॉडी है जिसमें चार्ज है, इस तरीके से ऐसा चार्ज है। अगर हम इनको कांटेक्ट करा देंगे तो इसमें से कुछ चार्ज इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड है चार्जिंग करने का ये कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। जैसे इस मेथड के द्वारा जब आप चार्ज करोगे तो दोनों बॉडी पर सेम चार्ज आएगा, मतलब आप जिससे चार्ज कर रहे हैं वही चार्ज तो वो देगा बगल वाले को। तो अगर इस पर निगेटिव चार्ज होता तो ये निगेटिव देता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव देता। एक और बात ध्यान रख सकते हैं आप कि कंडक्शन विधि से केवल कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक का एक बॉडी रख दें और टच करा दें तो क्या इसमें से इसमें चार्ज जाएगा? प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इस विधि के द्वारा कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। इस विधि में कांटेक्ट होना जरूरी है, स्पर्श होना जरूरी है, ठीक। अब देखें, अगर आपको धीरे लगे कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप इसको फास्ट कर लेना, हम आराम से पढ़ाते हैं आपको। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है,
कहता है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक न्यूट्रल मतलब जिस पर चार्ज नहीं है और एक चार्ज, दोनों का कॉन्टेक्ट होता है इसमें। इस विधि में एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के बीच सीधा संपर्क शामिल होता है। चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज जाता है, कॉजिंग द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक्वायर द सेम टाइप ऑफ चार्ज, जिसके कारण न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में सेम टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। हिंदी में भी लिखा है, आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, जिससे उदासीन वस्तु उसी प्रकार का आवेश प्राप्त कर लेती है। एग्जाम्पल क्या है? टचिंग अ डोर नॉब आफ्टर वॉकिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में चलते फिरते आप रहते हैं और फिर अचानक से आप जब हैंडल पकड़ते हैं, अपने दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं, या बस में सफ़र कर रहे हैं, बैठे हैं, अचानक से बस का हैंडल पकड़ लिया आपने, तो आपको एक झटका सा महसूस होता है, झटका आपको महसूस होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, अरे करंट कहाँ से लग गया, कहीं ये कोहनी टच होता है उसमें करंट लग जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप जब सीट पर बैठे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी ऐसे रगड़ता रहता है ना, सीट के साथ, तो आपके बॉडी में कुछ चार्ज होता है और जब आप किसी मेटल को पकड़ते हैं तो उसमें करंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, हिंदी में इसे प्रेरण द्वारा आवेशित करना कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, पहले मैं आपको इंडक्शन समझा देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए, इंडक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में क्या चार्ज नहीं होता है? होता है, लेकिन प्लस और माइनस बराबर होता है। तो यह एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बराबर मात्रा में चार्जेस इसमें होंगे। अब देखिए इसमें मिक्स है, इसका नेट चार्ज क्या है? 0। अगर आप इसके नज़दीक कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाए, है ना, इसी को फिर यहाँ हम बना देते हैं, और इसके नज़दीक आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आए इस तरीके से, मान लीजिए उस पर प्लस चार्ज, माइनस भी आप दिखा सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, हम जानते हैं कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो बॉडी है इसमें प्लस और माइनस दोनों है, ये प्लस वाला माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे करके आकर्षित करेगा, और प्लस वाले को रिपल्सन करेगा, प्लस वाला आपका ये रिपल्सन होगा यहाँ। ठीक है, अब ये हो गया पोलराइजेशन, इस चीज को कहा जाता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। जैसे इलेक्शन में ऐसा होता है कि किसी एक समाज पर कोई लोग कुछ बोल देता है तो सारा, जैसे इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो सब लोग, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ, और जिनको फ़ायदा होना होता है उनको फ़ायदा भी हो जाता है। इसी को ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइज हो गया, ये भी अलग अलग हो गया, पोलराइज हो चुका है ये। अब ये हो गया इंडक्शन, ये इंडक्शन हो गया। अब इसके द्वारा चार्ज कैसे होता है? देखिए, ये प्लस और भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है, लेकिन इधर कोई रास्ता नहीं। तो अगर हम इसको अर्थिंग कर दें, ऐसे करके ग्राउंडिंग कर दें, इस तरीके से ग्राउंडिंग कर दें, तो ये क्या करेगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नीचे से खींच लेगा, है ना, नीचे से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ये ऊपर खींच लेगा, है ना, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना प्लस है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेट चार्ज इसका 0 हो गया। एक्स्ट्रा क्या बच गया? माइनस बच गया, माइनस एक्स्ट्रा बच गया, तो ये बॉडी आपका चार्ज हो गया, ये बॉडी आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा जो चार्ज किया जाता है, पहले पोलराइजेशन कराया जाता है और फिर अर्थिंग कर दी जाती है, तो ये कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। This method involves bringing a charged object near a neutral object without direct contact। कह रहा है कि इस विधि में एक आवेशित वस्तु को बिना सीधे संपर्क के उदासीन के पास लाना शामिल है। इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पास में बस लाना है। The charged object induces a separation of charges in the neutral object, causing one side to become positively charged and
द अदर साइड निगेटिवली चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव, जैसे कि इसमें हमने आपको दिखाया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो जाता है। ठीक है। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में आवेशों का पृथक्करण यानी कि पोलराइजेशन प्रेरित करती है, जिससे एक तरफ धनात्मक रूप से आवेशित और दूसरी तरफ से ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे वही जो हमने एग्जांपल दिखाया आपको, देखिए कि जैसे कि ये एक बॉडी है, इसमें माइनस एक तरफ हो गया, प्लस एक तरफ हो गया, और फिर इसको नीचे ग्राउंडिंग कर दिया जाता है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो इस विधि से हम चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के बॉडी की कितनी विधि हो गई? बॉडी को चार्ज करने की हमारी 3 विधि हो गई। फ्रिक्शन यानी रगड़ के, ठीक है ना, बहुत रटने का जरूरत नहीं है, एकदम आसान है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। यहाँ जो लिखा है जरूरी नहीं आप वही भाषा, आप कहीं से कोई भी भाषा, कहीं किसी किताब में आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसका नोट्स होगा, बस यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर आपको तो हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन के लिए दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोस्कोप के। तीनों विधि देख लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रगड़ के चार्ज करना, चार्जिंग बाय कंडक्शन एक चार्ज है एक चार्ज नहीं है, दोनों को कांटेक्ट करा दीजिए डायरेक्ट या तार के माध्यम से जोड़ दीजिए, और तीसरा है इंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखते हैं, सटाते नहीं है। तो अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज होता है उसका क्या हो जाता है? पोलराइजेशन, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, और फिर एक तार लगा के ग्राउंडिंग कर दीजिएगा, अर्थिंग कर दीजिएगा, तो वो एक्सेस जो है चार्ज होगा वो बाहर आ जाएगा, तो आपका बॉडी चार्ज हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रोस्कोप। कैसे पता करें कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? इसके लिए जो डिवाइस काम आता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये ध्यान रखिएगा कि ये चार्ज को मापता नहीं है ना, ये केवल डिटेक्ट करता है कि बॉडी पर चार्ज है या बॉडी पर चार्ज नहीं। कैसे काम करता है? बेहद सिंपल है, यहाँ तो लिखा, हम अपने से पहले समझा देते हैं आपको, और उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोस्कोप जो है आपका, ये कैसे काम करता है? मच्छर बहुत लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है बता दें। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे डायग्राम आप देख लो यहाँ पे कि एक गोल्ड लीफ लगा रहता है, इधर से मेटल का एक रॉड आया हुआ है, और हम यहाँ पर एक बाहर से चार्ज लेके जाते हैं तो दोनों फैल जाता है। अब देखिए यहाँ बताते हैं आपको, एकदम सिंपल। देखिए कि एक रॉड है और इसमें गोल्ड के लीफ है ना, और ये पूरा इंसुलेटेड होता है, बंद होता है ताकि हवा ववा चले तो अपने से न हिल जाए। तो इसको ऐसे पैक कर दिया जाए, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पर ऐसे गोल है ना, मेटल का ही लगा सकते हैं इसी का। अब मान लीजिए कि आप एक चार्ज वाला ऑब्जेक्ट लेके आओगे कि जिस पर चार्ज है, ऐसे करके पास में, है ना, ऐसे चार्ज रहेगा। तो ये जो जितना भी है ये सब भी तो न्यूट्रल है, ये सब भी तो मेटल है आपका, है ना, इस पे भी प्लस और माइनस होगा, बराबर मात्रा में होगा। तो ये प्लस क्या करेगा, सारे माइनस को ऐसे खींचेगा, जितना खींच सकता है, इसकी कैपेसिटी जितनी है, और माइनस को खींचेगा तो प्लस को दूर भेजेगा, तो प्लस भाग के सबसे दूर यहाँ पे आ सकता है, प्लस भाग के। अब जब ये गोल्ड लीफ है, एकदम पतला होता है, इसीलिए गोल्ड लीफ का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये इतना पतला है कि जब ये प्लस और प्लस फोर्स लगता है तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, ये इस तरीके से फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है ना। तो जब ये फैल जाता है तो हमको समझ में आता है, अच्छा इस पे चार्ज था। अगर माइनस लेके आते तो प्लस यहाँ पे होता, तो यहाँ माइनस भागता, तब भी रिपल्सन होता। इस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना एक बार, बस आप अपने से लिख सकते हो, भाषा बना सकते हो। ओके, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। देखिए कूलम एक साइंटिस्ट थे, सेंट ऑगस्टिन कूलम उनका पूरा नाम था, और दो आवेशों के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, इसके बारे में कूलम ने ही हमें बताया है। स्टेटमेंट है, हम लोग इसको पढ़ लेंगे, पहले खुद से थोड़ा हम आपको बता देते हैं क्या कहा कूलम ने। कूलम ने कहा कि दो आवेशों, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच की दूरी के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और R दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। तो कूलम ने कहा
कि इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। ठीक, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये भी कहा कि ये जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। ये हमारा सेकेंड हो गया इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बट्टा आर स्क्वायर। दोनों एफ एफ है तो साथ में लिख सकते हैं। और यहीं से जब हम बराबर करते हैं तो हो जाता है एफ बराबर एक कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है जहां पे के जो है वो कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है। के का नाम है कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट इसका नाम है। और इसका वैल्यू होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम फोर्स में डाल दें इस मान को तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। इसके अलावा देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों अंतर भी हो जाएगा, एक बार सवाल भी पूछा हुआ है दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये जो आपकी यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हो इसे परमिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में परमिटिविटी पर स्पेशली हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये परमिटिविटी कहलाती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ और यहाँ से यूनिट आप निकाल सकते हो। इस चीज़ का यूनिट निकालने के लिए बाकी को इधर भेजोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और इसी से हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जो न्यूटन का मीटर का और कूलम का डालेंगे तो निकल जाएगा। ये फॉर्मूला ये हो गया कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आइए जरा देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, इसको समझ लीजिए। According to Coulomb's law, the force between 2 point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to a square of the distance between them. अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपने कूलम्ब्स लॉ कभी ना कभी पढ़ा होगा। आपने जहाँ से भी पढ़ा है आप उसी को याद कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि अभी आप डेफिनेशन चेंज करें, कुछ भी करें, जो बेहतर लगे पढ़िए, है ना। बस यहाँ है कि समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा हुआ है, के का मान है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाती है और जिसका मान होता है आपका यहाँ दिया हुआ है 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट हो जाएगा उल्टा। अभी जो यूनिट निकाले थे ना इसका यूनिट, इसका उल्टा करोगे तो बन जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट का। कैसे, देखो उल्टा है ना, उल्टा ऐसा 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, इसीलिए तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बनाने के लिए। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने जाना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सवाल। याद रखना कूलम्ब्स फोर्स जो होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं ये मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी बीच में क्या है डिपेंड करता है और वही बीच में क्या है उसी का ये प्रॉपर्टी होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है नहीं, हाँ, लेकिन चलिए आप अगर इसे ज़्यादा स्पीड में पढ़ते होंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए इस सवाल को करके देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 is equal to 4 × 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 is equal to 6 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 0.20 मीटर है। आपको क्या, और हवा में है, याद रखना एयर में है, ठीक है ना। इसकी हम और मीडियम वाले बात कर लेंगे, देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसी में कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे परमिटिविटी पढ़ते समय। अब ये सवाल है, सिंपल है, Q1 दिया है, Q2 दिया है। अब कैसे बनाओगे, तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर कर देना।
अब ये तो k है, k का मान फिक्स है, 9 इंटू 10⁻9 कर दीजिए, इंटू यहाँ पर नीचे आइए Q1 Q2 यहाँ देखिए 4 इंटू 10⁻6 हो गया, इंटू 6 इंटू 10⁻6 हो गया, और यहाँ पे जो 0.2 मीटर दिया हुआ है तो इसे आप 0.2 गुने 0 है तो 0.2 लिख सकते हो, 0.2 दो बार लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो मतलब ही होता है दो बार। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब इसे अगर हमको करना है कैलकुलेट तो हम यहाँ चाहें तो काट दे, देखो 2 दशमलव है यहाँ पर, तो हम इसे चाहें तो ऐसा करते हैं, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या यहाँ पे बताते हैं 0.20 है तो हम इसे लिख सकते हैं, ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 या 2 गुने 10⁻⁻1 मीटर भी लिखा जा सकता है। ऐसा करेंगे तो आसानी से सॉल्व कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुने 10⁻⁻1 गुने 2 गुने 10⁻⁻1, यानी स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, 6 9 6 54 हो जाएगा, और इनटू ये देखिए 9 6 6 12, नीचे से ऊपर गया तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 10, 10 में से 12, 10⁻⁻2 हो जाएगा। आप इसे भाग करोगे ना तो हो जाएगा 0.54 न्यूटन आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में मेरी गलती ना हो तो आंसर बिल्कुल यही होगा। आप चेक करके कमेंट करके बता देना क्या यही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा आज के इस क्लास में, इस पर कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये, 2021 में। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। अभी अभी हमने लिखा था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप देख लो 10⁻12 है, नहीं होगा, 10⁻−12 नहीं होगा, 10⁻−9 नहीं होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम हट भी जाते हैं बीच में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले सवाल में बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या कहता है इसमें कि इन द फिगर इफ द नेट फोर्स ऑन क्यू, क्यू देखो बड़ा वाला दिया हुआ है, ये क्यू है और दो जगह पर ये क्यू यूज हुआ है। कहता है इस पर नेट फोर्स 0 है क्यू पर, देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू क्या होगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ क्यू बाई क्यू का मान क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। आइए इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। देखिए ये दोनों सेम चार्ज है, सेम क्यू क्यू, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये इसको यहाँ से ऐसे रिपल करेगा, ठीक। अब इसके ऊपर हम ले लेते हैं नेट फोर्स। कह रहा है कि क्यू पर नेट फोर्स 0 है, तो या तो ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, दोनों पर नेट फोर्स क्या होगा 0, बड़ा वाला क्यू पर 0। अब ये सेम है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको कर रहा होगा रिपेल, लेकिन उस एक ही पर हम निकालते हैं, दोनों पर निकालने की जरूरत नहीं। अब अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट करना चाहिए, तब ना दोनों को जोड़ के उल्टा इधर लाएगा, बराबर इसके फोर्स लाएगा इधर की तरफ, तब ना इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो ये क्यू दूरी आर, यानी ये जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, है ना, दोनों फोर्स बराबर। और ये जो फोर्स लगा रहा है हम उसको कुछ नाम देते हैं, एफ डैश नाम देते हैं, एफ डैश इसका नाम देते हैं। अब देखिए भाई कि दो फोर्स है, एफ है 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा √2f। मान निकाल लेंगे, दोनों तो सेम फोर्स लगा रहा है, इधर लग रहा है √2f और इधर क्या लग रहा है एफ डैश, ये दोनों का मान क्या होगा बराबर, तब तो नेट फोर्स 0 होगा। तो आइए कर देते हैं √2f अब बराबर कितना हो जाएगा एफ डैश के, ये p नहीं है ये f है, एफ डैश, ठीक। अब √2 अपनी जगह और f यानी कि फॉर्मूला लगाना होगा कूलम लॉ का, दोनों में से किसी एक के बीच में। तो फॉर्मूला हो जाएगा k q1 q2 तक q अब बट्टा दूरी कितना है r का स्क्वायर।
बराबर इधर आ जाएंगे। इसके बीच का फोर्स निकालना है तो K है, Q1 Q2 तो दोनों Q है, कैपिटल Q। और दूरी, अब देखो ये R है, ये R है, तो ये विकर्ण है, हाँ, तो यहाँ पर ये कितना दूरी हो जाएगा, √2R, ये दूरी हो जाएगा √2R, तो √2 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, या एक ही साथ लिख देते हैं ना, √2R का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, बाकी निकल जाएगा आपका वैल्यू। तो क्या क्या कटेगा, देखो R स्क्वायर से ये भी तो स्क्वायर होगा ना, कट जाएगा ये, ठीक। Q से Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, इधर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। इस Q को भेज दीजिए उधर, तो ये वाला 2 बन के इधर आएगा तो हो जाएगा 2√2, और ये वाला जब उधर जाएगा तो ये Q बचा है बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो Q/Q का मान कितना आ गया, 2√2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे प्रैक्टिस करके 1-2 बार बना के देख लेना, हो जाएगा, ठीक। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बता देना, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लिया जाएगा अगर फिर से करना पड़े तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बात हो रही है, क्या कहता है कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है। आइए हम सदिश रूप थोड़ा सा पढ़ा दें आपको। सदिश रूप देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर का फॉर्मूला तो निकलेगा। फोर्स का, कूलम फोर्स का जनरली फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। लेकिन वहीं अगर हमें क्या करना है कि अगर हमें इसमें डायरेक्शन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, F बराबर K Q1 Q2 और ये R स्क्वायर तो है। अब हमें वेक्टर दिखाना है तो ये चार्ज स्केलर होता है, K कांस्टेंट है, R ही बचा, लेकिन डायरेक्शन तो ऊपर रखेंगे ना, तो एक R हम यहाँ जब रखेंगे ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक R जब रखेंगे तो एक R एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर हम इसको 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3। अब क्योंकि वेक्टर है तो लिखने का एक तरीका होता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हम इसे क्या करेंगे, वेक्टर का रूप दे देंगे, कैसे कि R वेक्टर और ऐसे करके भी 3 लिख सकते हैं। देखो एक एक्स्ट्रा यहाँ दिया है इसलिए यहाँ पर लगा, यही कहलाता है इसका वेक्टर फॉर्म। और आइए यहाँ पर ध्यान रखना 3 है, यहाँ पे एक वेक्टर लगा हुआ है। अब आते हैं इस ऑप्शन में, आप देखो ध्यान से, यही वाला ऑप्शन है, फॉर्मूला आपका दिया हुआ है F बराबर 1/4πε जो K है, और Q1 Q2 बट्टा RQ, और R एक वेक्टर लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो अगर हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वही K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी G M1 M2 बट्टा R स्क्वायर। R से R तो कट जाएगा, K कांस्टेंट है, यहाँ बचा क्या, K Q1 Q2 बट्टा G M1 M2। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया जाए दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया जाए दोनों तरफ, ये जो रेशियो आएगा ये आएगा इस ऑर्डर का। आप इसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना सारा मान रख के कैलकुलेट तो करने नहीं जाओगे। खाली समय कभी मन न लग रहा हो तो सबके मान रखना, जैसे K का मान पता हो गया, पीछे था, Q चार्ज रख लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लेना, मास रख लेना, G का मान 6.67 10⁻⁻11 रख लेना, और कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 10⁻42। आप इसे डायरेक्ट याद रखना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहता है इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी भौतिक राशि सदिश है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये सवाल हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। देखो फोर्स तो होता ही है और ये भी होता है, इसीलिए इसमें दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हो सकता है, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, या कभी हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में दिक्कत होगी। कहता है द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसके बारे में कौन बताते हैं? एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडे लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम अभी अभी हमने पढ़ा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स बताते हैं वो कौन बताते हैं? कूलम्स लॉ। अब आते हैं इसमें एक हमसे पूछा हुआ सवाल का, क्या पूछा हुआ है 2010 में कि टेल द सिचुएशन इन विच कूलम लॉ इज एप्लीकेबल। कौन सी सिचुएशन है जिसमें कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है? ध्यान रखना 2 नंबर का सवाल है। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? बिंदु आवेशों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें आप ये बात लिख सकते हो। एक्सप्लेन एनी टू सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहता है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए सिमिलरिटी क्या हो गई, हम बोल देते हैं, आप इसे रिपीट करके लिख लेना। दोनों में समानताएं क्या है? समानता ये है दोनों में कि दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। पहला सिमिलरिटी क्या हो गया? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तक लगने वाला, लॉन्ग रेंज है दोनों, ये सिमिलरिटी हुआ। दोनों इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करता है। इनवर्स स्क्वायर मतलब देखो कूलम फोर्स निकालोगे ना, फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये होता है Gm1 M2 बट्टा R स्क्वायर। ये जो R स्क्वायर दोनों में आ रहा है ना नीचे, इसी को इनवर्स स्क्वायर कहा जाता है। तो दोनों बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दो समानताएं हो गई, ठीक है, स्क्वायर लॉ। तो दोनों लंबी दूरी तक लगने वाला बल है तथा दोनों आपका इनवर्स स्क्वायर के नियम का पालन करता है। समानता। असमानता क्या है? पहली असमानता यह है कि कूलम फोर्स माध्यम पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। एक तो ये असमानता हो गया। दूसरा असमानता ये कहा जा सकता है, दूसरा जो असमानता दोनों में कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में है, वो आप लिख सकते हो कि मास। जैसे मास का क्या होता है कि मास अगर बहुत तेजी से जा रहा है वेलोसिटी से, तो मास में चेंज आता है। तो मोशन के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज नहीं आ सकता है। और भी असमानताएं होंगी, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी असमानताएं इसमें हो सकती है, आप इसे सर्च करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग अवश्य बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे, डे बाय डे आप देखते जाना कि इसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। आज का वीडियो लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। क्या मुझे थ्योरी जल्दी में पढ़ा देना चाहिए या जो पढ़ा रहे हैं सही है? आप इसके बारे में मुझे बताइए। हमें चिंता होती है, पता नहीं आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और यहाँ लास्ट तक आप देख रहे हैं, तो आप जो भी सजेशंस हो सकते हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हर व्यक्ति एक दूसरे से सीख सकता है, हम भी आपसे सीख सकते हैं और आप भी हमसे तो सीख ही रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने लिए कुछ करके दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो करके ही जाइएगा।